श्रोताओं, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में जाने का सपना बहुत से युवा देखते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो सच्ची लगन और रणनीति के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयारी कैसे की जाए, किस प्रकार से इस क्षेत्र में आप सफलता पा सकते हैं, इसी विषय पर आज बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे व्यक्तित्व को हमने आमंत्रित किया है जिनके पास बहुत बड़ा अनुभव है। और हम उनके बारे में यदि आपको बताएं तो 3 बार HCS का इंटरव्यू इन्होंने दिया है और 3 बार IAS की लिखित परीक्षा दी है और 1 बार IFS इंटरव्यू दिया है और अभी हाल ही में UPSC का इंटरव्यू क्लियर किया है, यानी इसके साक्षात्कार में सफल हुए हैं। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ जी। इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे। तमाम उन युवाओं को लाभ मिलने वाला है आज जो इस क्षेत्र में सपना देखते हैं कि किस प्रकार से वो तैयारी करके और सफलता हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर हरीश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपने सफलता। जी, बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी के तमाम जो सुनने वाले श्रोता हैं उन्हें आप ये बताएं कि आखिर प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए किस प्रकार की रणनीति हो, कैसे तैयारी की जाए। पहले तो सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ व वीकनेस को पहचानिए और उसके आधार पर ही अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएं। आमतौर पे अगर आप मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग से संबंध रखते हैं तो सबसे पहले अपने लिए एक जॉब सिक्योर कर लीजिए ताकि आपको अपने भविष्य की चिंता ना रहे जी। और उसके बाद एक सही समय का एक आप पालन करें, एक शेड्यूल बनाएं और उस शेड्यूल को पूरी तरह से निभाएं। अपने सब्जेक्ट का चयन अच्छे से करें और फिर जो मेन जो बुक्स हैं उनको अच्छे से तैयार करें। बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने के बजाय कुछ अच्छी बुक्स हैं उन्हीं को पढ़ें। और कहते हैं कि 3 किताब पढ़ने के बजाय एक ही किताब को 3 बार आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और आती है, नोट्स बनाने की बातें भी होती हैं अक्सर। वो किस प्रकार से तैयार किया जा सकता है ताकि जब एग्ज़ाम हो उस वक्त बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। यही सवाल एक बार एक IAS टॉपर से पूछा गया था जी कि नोट्स बनाने चाहिए या नहीं। तो उनका कहना था कि नोट्स बनाना अच्छी आदत है, लेकिन मैंने नहीं बनाए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था जी। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे कि नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा समय ना लगाएं। केवल कुछ एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो हाईली एक्सपेक्टेड होते हैं, उन्हीं के नोट्स बनाएं जी। बाकी आप जो चीज़ें हैं उनको इकट्ठी रख लें। जैसे आपने कोई ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल, हाउ इंडियन डेमोक्रेसी हैज़ अचीव्ड इट्स गोल, अगर ये ऐसे आपने लिखना है तो इससे रिलेटेड मटेरियल को एक जगह एक फाइल में रख लें और फिर उनसे कुछ कंसाइज नोट्स बना लें। तो हर चीज़ के नोट्स ना बना करके कुछ सिलेक्टेड पोर्शन के ही नोट्स बनाएं तो अच्छा रहता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि पहले भविष्य को सिक्योर कर लिया जाए, कोई ना कोई जॉब आपके पास हो ताकि आप इस सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ें। वो ऐसे बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं समृद्ध नहीं हैं परिवार से। लेकिन जो व्यक्ति जॉब में है तो उस वक्त जाहिर तौर पर उसके पास समय का अभाव भी होता है। ऐसे में टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, कैसे वो उस सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़े, वो जरूर बताएं। देखिए, UPSC में 8 से 10 घंटे अगर आप डेली पढ़ते हैं तो ये बहुत है। बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें, लेकिन जो टाइम आप पढ़ते हो क्वालिटी टाइम होना चाहिए। इसके अलावा जैसे मैं भी जॉब कर रहा था तो मैं क्या करता था, रिकॉर्डिंग कर लेता था अपने ही आवाज़ में। तो खास तौर पे जो मुश्किल पोर्शन होता है उसकी अपनी आवाज़ में रिकॉर्डिंग कर लें और वो ट्रैवल करते हुए या कोई ऐसी ड्यूटी आप हैं जहाँ पे केवल आपके पास खाली बैठने का काम होता है तो वहाँ सुन सकते हैं उसको। और मुश्किल पोर्शन जो होता है उसको जब हमारे दिमाग में सलकाई गहराई होती हैं जो एक्टिवेट होती हैं जी। अपना ही लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ जब आप 3 बार सुन लेंगे तो आपको परमानेंट मेमोरी में चला जाता है और हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो इस प्रकार आप अपना टाइम मैनेजमेंट करें। सुबह उठ करके जल्दी पढ़ें या शाम को देर तक पढ़ें और जो भी ड्यूटी टाइम में जो समय आपको मिलता है, न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, कोशिश करें उनको वहीं पे पूरा कर लें। इसके अलावा रेडियो एक बहुत अच्छा माध्यम है। रेडियो पे 2 से 3 बजे और सुबह 8 से 9 बजे बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ आती हैं जिनमें शाम को न्यूज़ का एनालिसिस आता है। तो किसी भी और जगह इतना अच्छा एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ख़ास तौर पे जब आप 8-10 घंटे पढ़ते हैं तो आपकी आंखें भी थक जाती हैं जी। ऐसे में रेडियो एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जो आपको तैयारी में मदद करता है। आकाशवाणी की बात की और रेडियो की बात की आपने। जाहिर तौर पर हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो यहाँ से बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं
और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया में आकाशवाणी के कार्यक्रम सुने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक याद करने की प्रक्रिया, खासतौर से ये तो छुटपन में भी जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनके साथ भी कई बार ये समस्याएं होती हैं कि किसी चीज़ को वो कैसे बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं जो बहुत लंबे अरसे तक उनके जहन में, उनके दिमाग में रहे। ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। हमें खूब लोग बताते हैं कि क्या क्या पढ़ें, लेकिन कैसे पढ़ें ये बहुत कम बताया जाता है। हाँ। देखिए, इसके लिए हमें अपने मेमोरी सिस्टम को समझना होगा। जिस प्रकार कंप्यूटर में टेम्परेरी और परमानेंट मेमोरी होती है, ऐसे हमारे दिमाग में भी टेम्परेरी और परमानेंट मेमोरी होती है। हम जो पढ़ते हैं उसका 80% उसी दिन भूल जाते हैं। एक हफ्ते बाद हमें 10% याद रहता है और 3 महीने बाद उसके ट्रेसेस ही दिमाग में रहते हैं। आपने देखा होगा अक्सर अपने खुद के बनाए हुए नोट्स भी हमें ये लगता है ये मैंने कब बना दिए जी, मैंने तो कभी नहीं इसको पढ़ा। हाँ। लेकिन इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर जो आपने आज पढ़ा है, अगर शाम को उसको एक बार दोबारा देख लें तो आपकी रिटेंशन 80% तक हो जाती है। हाँ। एक हफ्ते बाद रिवाइज कर लेंगे तो आपकी मेमोरी 90% तक आपकी मेमोरी में वो रहेगा और 3 महीने बाद फिर उसको एक रिवीजन दे देंगे तो वो आपके परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो जाता है। इसके अलावा जो हमारी मेमोरी वो फोटोग्राफिक होती है जी। आपने अक्सर देखा होगा कि हम व्यक्ति का चेहरा तो पहचान लेते हैं लेकिन नाम याद नहीं आता है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो ग्रीन एरियाज हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उनके आप चार्ट्स बना लें या टेबल्स बना लें और उनको बार बार देखते रहें तो वो चीज़ें आपकी परमानेंट मेमोरी में चली जाती हैं और फिर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। दूसरा, जो सिलेबस होता है उसमें 2 तरह का पोर्शन होता है। एक होता है स्टैटिक पोर्शन जो बदलता नहीं है, एक होता है करंट का पोर्शन होता है। आपका स्टैटिक पोर्शन आपकी स्ट्रेंथ होना चाहिए जी, क्योंकि वो हमेशा वही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो उसको पे आप ज़्यादा फोकस रखें जी और उसको कोशिश की कि वो आपके परमानेंट मेमोरी में ही रहे और जो उससे आप अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर पाएंगे। ये भी जानना चाहेंगे, हमारे तमाम सुनने वाले जो श्रोता हैं उन्हें बताएं, खासतौर से जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, राज्य स्तरीय परीक्षाएं और केंद्रीय स्तरीय परीक्षाएं, इनमें किस तरह का फ़र्क है? क्या सिलेबस और उसमें कोई फ़र्क होता है या फिर लगभग सिमिलर है? थोड़ा फ़र्क है कुछ स्टेट्स में। अब वैसे सभी स्टेट्स भी यूपीएससी मॉडल को ही अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। बेसिक स्ट्रेटजी सेम रहेगी, चाहे आप स्टेट का दें या यूपीएससी का दें। यूपीएससी में इंटरव्यू पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहता है, वहाँ पे आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ज़्यादा काम करें शुरू से ही जी। और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्टेट का एग्जाम दें या यूपीएससी का दें। बहुत ज़्यादा फर्क दोनों में नहीं है, स्ट्रेटजी दोनों के लिए लगभग सेम रहेगी। रही बात इंटरव्यू की तैयारी को लेकर के, कई बार इसको बहुत से विद्यार्थी बड़े हल्के में ले लेते हैं और अगर इसकी तैयारी करनी हो तो किस तरीके से रणनीति होनी चाहिए? क्या इसमें किस तरह के सवालात हो सकते हैं और आखिर इंटरव्यू में या साक्षात्कार में किस चीज़ पर जो पैनल होता है वो ध्यान ज़्यादा देता है? देखिए, बेसिकली जो यूपीएससी का इंटरव्यू होता है वो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट है। दे आर नॉट देयर टू चेक योर नॉलेज, वो आपकी पर्सनैलिटी को चेक करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति सारे आंसर दे करके भी रिजेक्ट हो सकता है और कोई व्यक्ति 50% आंसर दे के भी सिलेक्ट हो सकता है। वहाँ पे जो मेन चीज़ें आपकी चेक होती हैं वो आपकी इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी है, आपकी इफिशिएंसी है, आपकी इंडोरेंस पावर है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है और आपकी डिलीवरी। उन चीज़ों पे उनका फोकस होता है जी। कहीं भी इंटरव्यू बोर्ड को ब्लफ करने की कोशिश ना करें। They are highly educated people. They have worked more than 35 to 40 years in different walks of life. तो उनको आप ब्लफ करेंगे तो वहीं आपका रिजेक्शन हो जाएगा। आपकी नॉलेज से उनको ज़्यादा लेना देना नहीं है, वो केवल क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे और उन क्वेश्चंस से वो आपकी पर्सनैलिटी को चेक करेंगे। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। देखिए, जैसे किसी से पूछा कि ओके आपकी वाइफ भी जॉब करती है, तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ मेरी वाइफ जॉब करती है। तो उन्होंने कहा आप विमेन एम्पावरमेंट में विश्वास रखते हैं? उसने कहा हाँ मैं विमेन एम्पावरमेंट में विश्वास करता हूँ, क्योंकि फ्लो में क्वेश्चंस आ रहे हैं, फ्लो में आंसर आएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी वाइफ की किचन में मदद भी करते होंगे जी। तो उसने अपने आप को बचाने के लिए कहा हाँ मैं मदद करता हूँ। अच्छा, तो आप एक कंबाइंड फैमिली में हैं, तो आपकी मदर क्या ये पसंद करती है कि आप अपनी वाइफ की मदद करें जी? तो वो फ्लो में कहेगा मेरी मदर पसंद करती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। नॉर्दर्न इंडिया में खासतौर पे कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा किचन में उसकी अपनी पत्नी के साथ काम करे। तो इस प्रकार वो आपके पर्सनैलिटी को असेस कर लेते हैं कि यहाँ पे ये ब्लफ कर रहा है हमें। तो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, है ना। कभी भी ये दिखाने की कोशिश, जरूरी नहीं है कि आप किचन में काम करके ही वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाएंगे। आप कह सकते हैं हमने अपने वर्क को डिवाइड कर रखा है जी। तो ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ये तो सबसे ज़्यादा तैयारी इसी की करनी चाहिए हमें।
आप कभी भी झूठ ना बोलें। अगर किसी ने, आप घर के बाहर खड़े हैं, किसी ने पूछा आप कहाँ पे हैं, तो आप यही कहें कि मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, ना कि मैं घर पे हूँ, जी, ताकि वो आपके पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन जाए। झूठ ना बोलना यानी आपके नेचर में ही आ जाए। बिल्कुल। और ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर कोई अपने एम्प्लॉय में चाहता है। बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा फोकस एम्प्लॉयज़ की ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को चेक करने में रहता है। एक बार अगर नॉलेज किसी को थोड़ी कम भी है तो वो चल जाएगा, लेकिन अगर आप इंटरव्यू बोर्ड को ब्लफ करेंगे तो वहीं आपका रिजेक्शन हो जाता है। बहुत खूबसूरत जानकारी है और हमारे तमाम युवा साथियों को काफ़ी फ़ायदा इससे मिलने वाला है। डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ साहब, देखिए न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप के माध्यम से हमारे तमाम श्रोता दूर दूर तक आपको और हमें सुन पा रहे हैं, और जब भी हम किसी मेहमान से कार्यक्रम में बातचीत करते हैं तो एक पहलू ये भी होता है कि सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की हम लोग बात करते हैं। तो एक वक्त मनोरंजन का है, कोई गीत ऐसा बताएं जो आपको अच्छा लगता हो, हम अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे। जिंदगी हर कदम पे एक नई जंग है। तो मेरी जंग फिल्म का ये गीत जो कहीं ना कहीं उत्साह से भर देता है, इसको सुनते हैं। इसके बाद डॉक्टर हरीश कुमार कहीं ना कहीं उत्साह से भरे भी जरूर होंगे। डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ जिसे हम बातचीत कर रहे हैं, जिनके पास प्रशासनिक सेवाओं में किस प्रकार से आप तैयारी करके सफलता हासिल कर सकते हैं, बड़ा अनुभव है और उसका फायदा कहीं ना कहीं आप तक पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि देखिए प्रस्ताव या ऐसे लिखने की भी एक कला होती है और कहते हैं कि ये बड़ा स्कोरिंग भी होता है, तो ये कैसे बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है और कैसे हमारे जो स्कॉलर हैं वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं? ऐसे एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और इसको एक तरह से पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए ही डाला गया है। पहले ये नहीं था। हाँ। क्योंकि जब आप ऐसे लिखते हैं तो एक तरह से सामने वाला आपकी पर्सनैलिटी को असेस करने की कोशिश करता है, उसके द्वारा आपकी पर्सनैलिटी चेक करने की कोशिश करता है। एक अच्छे नागरिक में जो जो चीज़ें चाहिए आप कोशिश कीजिए कि वो सब आपके ऐसे में रिफ्लेक्ट हों। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आप अच्छे से पढ़िए। उसमें लिखा है कि हमें अपने गौरवशाली इतिहास से सीखना चाहिए, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बताए गए रास्ते पे हमें चलना चाहिए, हमें एनवायरनमेंट के लिए सेंसिटिव होना चाहिए, हमें विमेन एम्पावरमेंट, हमारे जो डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो हैं किसी भी नागरिक से हम एक्सपेक्ट करते हैं वो आपके चरित्र का हिस्सा होनी चाहिए और वो आपके ऐसे में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। जी। आप अपने ऐसे में हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से, हमारी प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे फंडामेंटल राइट्स से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी से जो आप उसमें लिखेंगे वो एक्स्ट्रा मार्क्स कैरी करेंगे। जी। अपने ऐसे को हमेशा रैशनल बनाइए, वो तार्किक होना चाहिए, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट आप फैक्ट्स एंड फिगर्स दें। जी। तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और जो भी बात आप लिखें उसके पीछे एक प्रॉपर आप एनालिसिस और लॉजिकल रीजनिंग का आप उपयोग करें। बहुत ज़्यादा वर्ड्स लिखने की बजाय जो वर्ड्स आप लिख रहे हैं वो अच्छे हों, सुंदर हों, आराम से बंदा पढ़ पाए और नॉन एम्बिगुअस लैंग्वेज हो, क्लैरिटी ऑफ द थॉट्स उसके अंदर होनी चाहिए। बहुत खूब। और देखिए बातचीत तो ये रही कि तैयारी कैसे करें, मैं ये भी जानना चाहूँगा और तमाम हमारे बहुत से श्रोता हालांकि ये जानते हैं कि तैयारी किस स्तर से की जाती है, क्या इसका पैटर्न होता है। बहुत से विद्यार्थी और बहुत से स्कॉलर जानते भी हैं, लेकिन बहुत से श्रोता ऐसे हैं जो अभी शुरुआत करने वाले हैं, क्षेत्र में कदम बढ़ाने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब उन्हें बताएं कि किस स्तर पर, यानी कॉलेज की पढ़ाई के बाद कहाँ से किस स्तर पर हम इस क्षेत्र में जाने की तैयारी कर सकते हैं। देखिए जितनी जल्दी आप अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लें उतना ही अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो भी कोई लेट नहीं है, आप MA कर चुके हैं तो भी कोई लेट नहीं। आप ये देखिए कि मेरे पास 1 से 2, 3, 4 साल हैं या नहीं आगे, और हैं तो कैसे उस टाइम को मैंने मैनेज करना है। आमतौर पे 6 से 8 महीने में प्रीलिम्स का सिलेबस एक नॉर्मल जो बच्चा है वो तैयार कर लेता है। जी। तो आप इस तरह से अपनी तैयारी शुरू कीजिए। जो बेसिक्स हैं, NCERT हैं, जो बेसिक बुक्स हैं उनको पहले पढ़िए। न्यूज़ के लिए आप, मैंने बताया कि न्यूज़ को जो खासतौर पे ऑल इंडिया रेडियो या DD न्यूज़ है वही अच्छे न्यूज़ आते हैं, वहीं पे कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ आते हैं, या राज्यसभा लोकसभा TV पे अच्छी डिबेट्स आती हैं उनको सुनिए। और अपने समय को अच्छे से मैनेज कीजिए। जी। जो भी पढ़ें उसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा पढ़ने के बजाय अच्छा पढ़ें लेकिन बार बार उसी को पढ़ें
और अपने समय का मैनेजमेंट कीजिए। जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए समय आपको देना है, हिस्ट्री को देना है, ज्योग्राफी को देना है, तो वो टाइम मैनेजमेंट अपना अच्छे से डिवाइड कीजिए। अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को लिख लीजिए और इसी आधार पे अपना एक टाइम टेबल बनाएं और उसी शेड्यूल को फॉलो करते जाएं। एक बार जब सहवाग ने 400 रन्स बनाए तो उनसे पूछा किसी ने कि आपने 400 रन कैसे बनाए, तो उन्होंने कहा मैंने 400 रन बनाए नहीं, मैंने 10 रन बनाए, फिर सोचा कि 10 और बनाऊंगा, फिर 20 हो गए, फिर सोचा 10 और बनाऊंगा। तो इतने बड़े सिलेबस का बर्डन आप पहले मत रखें दिमाग में। आप केवल डेली का स्केड्यूल बनाएं। आज मेरे को ये 30 पेज करना है, आज मेरे को 20 पेज करना है। वो इकट्ठा होता जाएगा और आपको पता चलेगा कि आपने सब कुछ कर दिया है। तो दिमाग पे बर्डन बिल्कुल ना रखें। सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्ट्रेस मैनेजमेंट ही होता है। बहुत से अच्छे बच्चे केवल इसलिए फेल हो जाते हैं कि अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते। बिल्कुल। पहले दिन से ही आप दिन में 2 घंटे ऐसे रखें कि इन 2 घंटों में तो मैंने पढ़ना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, ये तो मेरे इंटरटेनमेंट के लिए है, मेरे रिक्रिएशन के लिए है। तो अगर इस स्ट्रेटजी पे आप बढ़ेंगे तो कभी स्ट्रेस नहीं आएगा। भगवान पे पूरा विश्वास रखिए, कभी किसी की मेहनत खराब नहीं जाती, आपकी भी नहीं जाएगी। और अपने समय को सही उपयोग कीजिए, सफलता आपके जरूर कदम चुनेगी। एग्जाम के चरणों की बात कर लें, कुछ ऐसे हमारे श्रोता हैं जो शायद नहीं जानते होंगे, तो डॉक्टर साहब उन्हें ये भी बताएं कि कितने चरण होते हैं और कैसे कैसे एग्जाम होता है। पहले प्रीलिम्स एग्जाम होता है जो केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसके मार्क्स कहीं आगे ऐड नहीं होते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल आज के दिन प्रीलिम्स ही है, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना होता है। आपकी नॉलेज टेस्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज टेस्ट ये होता है। एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो इसमें भी जैसे आपको पता होना चाहिए कि आपने किस एरिया पे कितना ध्यान देना है। कोई भी एग्जाम होता है उसके आप ग्रीन एरियाज को पहले पहचानिए। ग्रीन एरियाज में उनको कह रहा हूँ जिसमें से 80-90% क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल। वो आपका कोर स्ट्रेंथ होना चाहिए। जिन एरिया से केमिस्ट्री का 1-2 क्वेश्चन आता है, फिजिक्स का 1-2 क्वेश्चन आता है, उस एरिया को आप छोड़ सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है अगर आपका वो सब्जेक्ट नहीं है तो। तो इसी प्रकार जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेन जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, फंडामेंटल राइट्स है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है, उन पे पूरा फोकस रखिए क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। स्केड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, दे शुड बी लर्न्ड बाय हार्ट। प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट शुड बी लर्न्ड बाय हार्ट, है ना। तो उनको ग्रीन एरियाज कहते हैं हम। ग्रीन एरियाज को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। और प्री के बाद जो मेन का जो आपका होता है, मेन में आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और मेन और इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो ऐड होकर के ही आपका फाइनल स्कोर, आपका रैंक तय होता है, सिलेक्शन या रिजेक्शन तय होती है। तो मेंस में आप अपनी राइटिंग स्किल पे शुरू से ही काम कीजिए। राइटिंग स्किल जितनी अपनी आपकी अच्छी होंगी, हैंडराइटिंग पे काम कीजिए क्योंकि आप वहाँ अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए नहीं है, आपकी हैंडराइटिंग ही आपको वहाँ प्रेजेंट करेगी। बिल्कुल। तो हैंडराइटिंग पे काम कीजिए और जो लिखें उसको अच्छा लिखें। खुद अपना पेपर भी लिख करके चेक कीजिए, है ना। जब आप खुद चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ कहाँ गलतियाँ करता हूँ और मैं मेरी राइटिंग्स को और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो ये सब स्ट्रेटजी अगर आप अपनाएंगे मेंस में, और फिर इंटरव्यू का मैंने बताई है, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, डोंट ट्राई टू ब्लफ एनीबॉडी। इट इज गोइंग टू वर्क इन इंटरव्यू आल्सो एंड इन योर लाइफ आल्सो। तो डॉक्टर साहब, आकाशवाणी के स्टूडियो में आप मौजूद हैं और इतने खूबसूरत विषय को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और बड़ी संजीदगी के साथ वो तमाम टिप्स आपने बताए हैं जिससे इस क्षेत्र में यानी प्रशासनिक सेवाओं में यदि कोई करियर बनाना चाहे तो वो सफलता हासिल कर सकता है। आखिर में तमाम सुनने वाले श्रोताओं को आकाशवाणी हिसार के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है कि अपने आप से ईमानदार रहिए, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपना 100% दें। और एक चीज़ और आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि हमेशा 2-3 विकल्प अपने ज़रूर रखिए। मेरी फर्स्ट चॉइस ये होगी, ये नहीं होगा तो मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा मैं तो ये करूँगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए जी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये तैयारी बहुत लंबी होती है और अक्सर बच्चे जो सिलेक्ट नहीं हो पाते वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा कभी ना हो, किसी बच्चे के साथ भी ना हो, इसलिए हमेशा आप अपना विकल्प जरूर रखिए। पता नहीं होता कि जिंदगी में क्या हो जाए। कहते हैं कि एक जो समझदार आदमी अपने सभी एग्स को एक बास्केट में नहीं रखते, इसी प्रकार आप भी अपनी ज़िंदगी में विकल्प ज़रूर रखिए। ये नहीं तो मैं ये करूँगा, ये नहीं तो मैं ये करूँगा। पोस्ट काफ़ी कम है, सक्सेस रेट कुछ पॉइंट होता है। तो ऐसे में अपने आप को मोटिवेट रखिए, स्ट्रेस फ्री रखिए और मेहनत पूरी कीजिए जी। यही मेरा संदेश है।
डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी किस प्रकार से करें इतनी खूबसूरत जानकारी दी, जिसका फ़ायदा हमारे तमाम श्रोताओं को मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।